बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर हूँ। हमने कल चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था पाकिस्तान का क्या, और कल भी हमने दो सवाल किए थे लॉन्ग क्वेश्चंस के। आज भी हम दो लॉन्ग क्वेश्चंस शुरू करेंगे। उनमें पहला सवाल है, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नौआबादियाती निज़ाम का हाल बयान करें। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नौआबादियाती निज़ाम का हाल बयान करें। इसमें सबसे पहले बेटा हमें ये देखना है कि नौआबादियाती निज़ाम से किसे कहते हैं या इससे क्या मुराद है। नौआबादियाती निज़ाम यूरोपीय अक़वाम ने एशिया और अफ्रीका के दीगर ममालिक पर अपने इक़्तिदार कायम करके जो निज़ाम हुकूमत कायम किया उसे नौआबादियाती निज़ाम कहते हैं। यानी यूरोपीय अक़वाम कि जिसमें मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं, अंग्रेज़ हैं, लंदेज़ी हैं, फ्रांसीसी हैं, इन अक़वाम ने एशिया के बरे-आज़म में और फिर अफ्रीका के बरे-आज़म में मुख्तलिफ़ ममालिक पर कब्ज़ा किया, वहाँ अपना निज़ाम हुकूमत बनाया। इसको कहा जाता है नौआबादियाती निज़ाम। नौआबादियाती निज़ाम के कायम का मकसद क्या होता है, ये क्यों कायम किया जाता है? इसमें सबसे पहले तो ये कि जो गैर मुल्की ताकतें हैं, जो गैर मुल्की हुक्मरान हैं, वो अपने मफादात के फ़रोग़ के लिए और उसकी हिफाजत के लिए इसको कायम करते हैं। और इसका एक मकसद ये भी होता है कि जो हाकिम हुक्मरान हैं, ग़ुलाम हुकूमत के, ग़ुलाम कौमों के वसाइल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस मुल्क पर कब्ज़ा किया, जहाँ पर नौआबादियाती निज़ाम कायम किया, वहाँ पर मौजूद वसाइल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना। ये नौआबादियाती निज़ाम एक दिन में कायम नहीं होता, इसके लिए बहुत सी कोशिशें होती हैं। अब क्योंकि हमने मुख्तलिफ यूरोपीय अक़वाम की बात की है, इसमें सबसे पहले नाम आ रहा है वास्को डे गामा का। वास्को डे गामा एक पुर्तगाली जहाज़रां है और ये 1498 में रास उमीद की चक्कर काट कर मशरिकी अफ्रीका जो है वो पहुंचा। रास उमीद मशरिकी अफ्रीका की एक बंदरगाह, वहाँ से पहुंचा है मशरिकी अफ्रीका के साहिल पर। इसके साथ वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई। एक जहाज़रां था अरब का, अहमद नाम है, और उसकी मदद से वो बरे सगीर आया, क्योंकि अरब यहाँ पर आ चुके थे और बरे सगीर की बंदरगाह कालीकट में इसने यहाँ पर पड़ाव डाला। यहाँ के जो हिंदू राजा थे उसने इनकी खूब आवभगत की और इनको काम करने की इजाज़त दे दी, मराद दी, और ऐसा ऐसा यहाँ पर इन लोगों ने कब्ज़ा किया। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि यूरोपीय अक़वाम में सिर्फ पुर्तगाली शामिल नहीं है, लंदेज़ी भी हैं, फ्रांसीसी भी हैं और अंग्रेज़ भी हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर वास्को डे गामा की आमद के बाद जो है यूरोपीय अक़वाम का, यूरोपीय ताजिरों का बरे सगीर में आना सिलसिला शुरू हुआ। और यहाँ पर जो मकामी लोग थे उनमें नफाक था, उनके अंदर नाइतफाकी थी। इस वजह से उनकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर कब्ज़ा करना आसान हुआ। और पुर्तगाली जो कौम थे उन्होंने गोवा में भी साहिली इलाकों पर कब्ज़ा किया। इसके साथ फ्रांसीसी ये पांडिचेरी भारत की एक बंदरगाह है, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी कुछ अर्सा क़याम किया और अंग्रेज़ों ने अपनी चालाकियों से बरे सगीर से फ्रांसीसियों को वहाँ से निकाल दिया। और फिर बरे सगीर में, क्योंकि हमारा सवाल जो बेटा वो है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नौआबादियाती निज़ाम का क्या, तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में किस तरीके से नौआबादियाती निज़ाम कायम किया, हमने इसको ज़रा तफसील से देखना है। तो इसमें सबसे पहले जो काम हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में बनाई गई, 1600 ये उसके कायम करने की सन है। और ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारती कंपनी है। मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां की इजाज़त से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इसको कायम किया और बहुत सारी मराहत हासिल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी अय्यारियों से और अपनी साजिशों से बरे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों में कब्ज़ा करना शुरू किया। अंग्रेज़ों के साथ मुसलमानों की बहुत सारी जंगें हुई हैं, उनमें जंग प्लासी एक अहम है। 1757 में ये लड़ी गई, 1757 में जंग प्लासी, और जंग प्लासी के इख्तिताम के बाद ही
बर सगीर में अंग्रेज़ों का नौबादल निज़ाम जो है वो ज़्यादा तूल पकड़ता गया और उसमें ज़्यादा मजबूती आ गई। लड़ाइयाँ हुई, जंग बक्सर हुई 1764 में। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम सानी और मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी और फिर बंगाल और अवध के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ एक बड़ी जंग यहाँ पर है, जंग मैसूर 1799 में है। ये हैदर अली यहाँ का मुसलमान हुक्मरान था, इसका बेटा टीपू सुल्तान इस जंग में शहीद हुआ अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। और उसके बाद फिर जंग आज़ादी 1857 ये अंग्रेज़ों, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान लड़ी गई। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को जो है वो बहुत ज़्यादा मारा, इसमें शिकस्त दी। और उसके बाद 1857 में जंग आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो कायम की गई थी 1600 में कायम की गई थी, इसको 1858 में ख़त्म कर दिया गया। यानी 1600 इसके क़याम की जगह सन है, 1858 इसके इख्तिताम की डेट है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पूरे बरसगीर में कब्जा कर लिया और ये सिलसिला जो है 14 अगस्त 1947 तक चलता रहा और जब तक पाकिस्तान नहीं बन गया। इसके साथ हमने अगला सवाल बेटा करना है। जी अजीज तलबा, ये मैंने नया सवाल लिखा है, काबीना मिशन प्लान 1946 के अहम नुकात या नुमायां पहले बयान करें। सबसे पहले काबीना मिशन प्लान था क्या? काबीना मिशन प्लान बरसगीर में वज़ीर आज़म बरतानिया ने भेजा 1946 में और इसमें 3 काबीना के अरकान शामिल थे, जो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का किया था कि सर स्टीफन क्रिप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस और E.V. अलेक्जेंडर, इनका ताल्लुक उनके काबीना से था, वज़ीर थे, इसलिए इनको जो है वो काबीना मिशन प्लान में शामिल किया। इन्होंने बरसगीर आकर 16 मई 1946 को बरसगीर के तकसीम के लिए, उसके हल के लिए एक प्लान मुरतब किया और ये एक प्लान दिया ताकि तमाम सियासी जमातें किसी बात पर मुत्तफिक हो जाएं। इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बरसगीर एक यूनियन। इससे मुराद ये है कि बरसगीर को एक यूनियन की शक्ल दी जाएगी जिसमें कई सूबे, रियासतें शामिल होंगी और एक विफाक बनाया जाएगा। मरकज़ के पास दिफा, अमूर खारजा और मवासलात के महकमे होंगे। मरकज़ को महसूलात आयद करने का भी इख्तियार होगा और बाकी अमूर जो है वो सूबों के हवाले कर दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट सूबाई ग्रुपों की तश्कील है। इसमें भी हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन किया था कि 3 ग्रुप बनाए गए थे A, B, C। ग्रुप ए में मुंबई, मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, जबकि ग्रुप बी में पंजाब, सरहद, सिंध और ग्रुप सी में आसाम और बंगाल के सूबे शामिल थे। इसके साथ साथ ये बताया कि ये जो विफाक हम बनाएंगे ये एक नई नौइयत का होगा। इसमें मरकज़ी तंजीम होगी, सूबाई तंजीम होगी और ग्रुप तंजीमें होंगी। मरकज़ और सूबों के इख्तियारात काबीना मिशन तजावीज़ में वाज़ेह कर दिए गए, लेकिन सूबों की तंजीम और ग्रुप के सूबे के दरमियान जो इख्तियारात थे उनका वाज़ेह किया गया सूबे की तंजीम और ग्रुप की तंजीम के इस्तिस्वा पर कि वो खुद तय कर लेंगे। सूबे और रियासतें मरकज़ी कानून असम्बली और काबीना में नशिस्तें हासिल करेंगी। इसके साथ अगला पॉइंट है बेटा मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब। मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब कि सूबाई असम्बली के अरकान मरकज़ी आइन साज असम्बली के अरकान का इंतखाब करेंगे और ये मरकज़ी आइन साज असम्बली पूरे बरसगीर के लिए आइन तश्कील देंगी और जब मरकज़ी आइन बन जाएगा तो उसकी तौसीक के लिए सूबाई ग्रुप जो है वो अपना अपना आइन बना देंगे। इसके साथ अबूरी हुकूमत, अगला पॉइंट है अबूरी हुकूमत। अबूरी हुकूमत बेटा ये आर्जी हुकूमत होती है, यानी इसका काम कोई मखसूस होता है। अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर बनाई जाएगी और ये
हुकूमत आइन की तशकील तक अबूरी तौर पर निज़ाम चलाएंगे। यानी ये जो हुकूमत बनाई जा रही है अबूरी हुकूमत, ये आइन की तशकील के आइन के बनने तक ये अबूरी निज़ाम चलाएगी। और इस अबूरी हुकूमत में बड़ी बड़ी जो सियासी पार्टियाँ हैं उनके तमाम नुमाइंदों को जो है वो शामिल किया जाएगा। मरकज़ी आइन में तमाम वज़ीर जो है मकामी होंगे, कोई अंग्रेज़ इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और काबीना इंतज़ामी अमूर में बिल्कुल बाइख्तियार होगी। और मरकज़ी आइन बनने के बाद सूबाई असम्बली के मरकज़ी आइन बनने के बाद आर्ज़ी हुकूमत के क़याम के बाद अगर कोई सूबा ज़रूरी समझेगा कि वो अपना ग्रुप तब्दील कर ले तो हर सूबे को अपनी पसंद के सूबाई ग्रुप में शमूलियत का इख्तियार होगा। इसके साथ यूनियन से अलग सूबों के तीनों ग्रुप में एक या दो सूबे यूनियन से अलग होने का अगर फैसला कर लेते हैं तो उन्हें इस अमर की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन अलहदगी का ये जो फैसला है ये 10 साल गुजरने के बाद किया जाएगा। इस नुक्ते ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के मुस्लिम अक्सरियत इलाके के हक में ये हक दे दिया कि वो 10 साल बाद पाकिस्तान बना सकेंगे और अज़ खुद तकसीम का अमल पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हक़ इस्तरदाद यानी वीटो कि कांग्रेस को खुश करने के लिए मिशन ने अब इन तजावीज़ में एक नुक्ता शामिल किया कि अगर कोई सियासी जमात काबीना मिशन तजावीज़ को नापसंद करती है तो वो उन्हें मुस्तरद कर देगी। लेकिन अबूरी हुकूमत में शामिल होने का हक सिर्फ उस जमात को दिया जाएगा जो पूरे तरीके से इस पूरे प्लान को यानी काबीना मिशन प्लान को कबूल कर लेगी। हिंदुओं का ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग जो है इन तजावीज़ को मानने से इनकार कर देगी क्योंकि इसमें पाकिस्तान को बनाने का मुतालबा जो है वो नहीं पेश किया गया। लेकिन कांग्रेस काबीना मिशन प्लान की मंजूरी देकर उसको अबूरी हुकूमत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन कायदे आज़म की फरासत ने यहाँ पे काम किया और काबीना मिशन को कायदे आज़म ने कबूल कर लिया। इसलिए हक ये था कि काबीना मिशन प्लान जो है वो के एक शिक के मुताबिक अबूरी हुकूमत मुस्लिम लीग बनाती। लेकिन कांग्रेस ने भी और इसी तरह जो अंग्रेज़ थे इन्होंने इस अबूरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो उम्मीद है बेटा कि ये लेक्चर ये आज के जो सवाल जो थे आपको समझ आए होंगे। बहरहाल अगर किसी बच्चे को आज के लेक्चर में कोई परेशानी हुई हो तो कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी तरीके से टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह इसके मज़ीद वज़ाहत जो है वो कर दूँगा। वस्सलाम।